दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अगर आपको बहुपद चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो पहले इंट्रोडक्शन आप देखिए, इसमें जो टर्म्स यूज किए जाएंगे उनको समझिए, क्योंकि उनको समझने के बाद ही आप बहुपद चैप्टर को या बहुपद के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद बीजगणित का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है, तो बीजगणित की शुरुआत से हम लेकर चलेंगे और बहुपद के जो भी टर्म्स होंगे, जो भी आपके चैप्टर्स में यूज किए जाएंगे, वहां तक आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद की शुरुआत जो होती है वो होती है चर अचर से। ठीक है, तो पहले हम इन टर्म्स के बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले जानिए कि हम इस वीडियो में किन किन टर्म्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज ये कि पहले हम जानेंगे चर किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे अचर किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम सीखेंगे कि आपका जो बीजीय व्यंजक होता है वो क्या होता है। बीजीय व्यंजक सीखने के बाद, ठीक है, आपको मैं इसका गुणांक सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको चर का गुणांक सिखाऊंगा, और जब चर का गुणांक सीख जाएंगे आप, तब आपको पद के बारे में बताया जाएगा, और पद सीखने के बाद आपको, ठीक है, बीजीय व्यंजक के प्रकार सिखाया जाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक के प्रकार। जब आप बीजीय व्यंजक के प्रकार को समझ जाएंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे बहुपद पर। ठीक है, बहुपद की परिभाषा समझिएगा, फिर बहुपद से रिलेटेड एक दो हेडिंग्स और इसमें आपको समझाई जाएंगी, जैसे बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, बस आपको बोलकर समझाऊंगा, आपको समझना होगा। ठीक है, बहुपद का मानक रूप। ठीक, उसके बाद बहुपद का घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। जब बहुपद की घात आप सीख जाओगे, 10वां हेडिंग होगा बहुपद के प्रकार, और आज के वीडियो का यही आखिरी हेडिंग होगी, बहुपद के प्रकार। ठीक है, ये आज के वीडियो की आखिरी हेडिंग है। इतने टर्म्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म हमारा जो आता है वो आता है चर। चर का मतलब ये होता है वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है उन्हें हम चर कहते हैं। जिनका मान कभी फिक्स नहीं होता है उन्हें हम चर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसके पहले क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, एक चर का रैखिक समीकरण या दो चर का रैखिक समीकरण। उसमें आपने देखा होगा कि जो चर था एक्स वाई या जो भी था, ठीक है, उसकी आप जब वैल्यू निकालते थे तो कहीं पर भी उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती थी। कहीं पर उसकी वैल्यू 1 मिले, कहीं पर उसकी वैल्यू 2 मिलती थी, कहीं पर उसकी वैल्यू 3 मिलती थी। ऐसे उसकी वैल्यू जगह जगह पर क्या होती थी, बदलती रहती थी। तो यहाँ पर जो चर होता है, ठीक है, जो चर होता है उसका मान कभी फिक्स नहीं होता है, और चर को दिखाने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया एक्स वाई जेड, ये सब चर को दिखाने के लिए, चर को प्रदर्शित करने के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पर आपको x की वैल्यू 1 मिल रही है, कहीं पर x की वैल्यू 2 मिल रही है, कहीं पर x की वैल्यू ही 3 मिल रही है। मतलब आपका देखिए, सिंबल एक ही है, चिन्ह एक ही है, लेकिन हर जगह पर उसकी वैल्यूज अलग अलग मिल रही थी। ठीक है, इसीलिए हम एक्स वाई जेड एक्सेट्रा जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर से, ठीक है, समझाते हैं, या उनको हम चर से प्रदर्शित करते हैं। बात में आ रही है। चर के बाद दूसरी हेडिंग आ जाती है अचर। अचर वे राशियां होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है, जिनका मान निश्चित होता है। ठीक है, जिनका मान कभी नहीं बदलता उन्हें ही अचर कहते हैं। ठीक, अब इनमें हम सभी वास्तविक संख्याओं को ले सकते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि इनका मान नहीं बदलेगा, उसे हम अचर की श्रेणी में रखेंगे। जैसे आप ले लीजिए 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। ये देखो, इन सब का मान कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, जब आपका 1 है तो 1 आप जहां जहां देखोगे, ठीक है, वहां पर आपको 1 की वैल्यू 1 ही मिलेगी, 2 नहीं होगी। समझ में आ रही मेरी बात। उसके बाद जब आप चर समझ गए, अचर समझ गए, चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान बदलता नहीं है। चर को दिखाने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स जैसे एक्स वाई जेड इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, और अचर को दिखाने के लिए हम गणितीय संख्याओं का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको समझना है तीसरी हेडिंग, ठीक है, कौन सा, बीजीय व्यंजक। ये एक अच्छी हेडिंग है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखना है आपको। ठीक है, तीसरी हेडिंग है बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक, पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए। बीजीय व्यंजक वह व्यंजक होता है जो चर और अचर को, ठीक है, जो चर और अचर को बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, बीजीय व्यंजक वह ऐसा व्यंजक होता है जो जिसमें चर और अचर
आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से जोड़े गए हों, ठीक है, उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, मान लिया कि आपके लिए एक मैंने वेरिएबल यूज किया x, ठीक है, एक वेरिएबल x यूज किया और इसमें से एक अचर यूज कर लिया, एक चर x यूज किया और एक अचर हमने 2 ले लिया। अब इन दोनों को, चर और अचर को हमने जोड़ दिया किससे, धन से, तो x धन 2 जो होगा वो एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। वैसे ही अगर हमने चर ले लिया y और एक अचर ले लिया 3 और दोनों को गुणा कर दिया, बन गया 3y, तो 3y भी एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक अचर लेकर दिखाया 4 और उसमें से एक चर ले लिया z, ठीक है, और इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस, तो 4 माइनस z एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बीजीय व्यंजक की बात। उसके बाद हम पहुंचेंगे गुणांक पर। किस पर पहुंचेंगे, गुणांक पर। गुणांक से मतलब भी आप देखो समझ पा रहे होगे, गुणांक में 2 शब्द आ रहे हैं, एक गुणा, दूसरा क्या है, अंक, तभी तो ये बना गुणांक। अब गुणांक मतलब ऐसा अचर जो चर के साथ में गुणा किया गया हो उसको हम गुणांक कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, ऐसा अचर जो चर के साथ में गुणा किया गया हो उसको हम चर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका भी आप उदाहरण से समझिए, सारी चीजें मैं डेफिनेशन आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई। गुणांक क्या होता है, ठीक है, वे अचर राशियां जो चर के साथ में गुणा की गई होती हैं। मैंने लिखा कि एक बीजीय व्यंजक लिख दिया, मान लीजिए 3y ही लिख दिया। अब यहाँ पे अचर क्या है, अचर आपका 3 है और चर क्या है, y है। तो देखो जो अचर है 3, ये गुणा है किससे, y से, क्योंकि 3 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई माना जाता है, गुणा माना जाता है। ठीक है, तो 3 और y का गुणा है यहाँ पर, तो ये अचर राशि जो कि y के साथ में गुणा की गई है ये y का गुणांक कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो y का गुणांक, y का गुणांक जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ऐसे मैंने एक आपको बीजीय व्यंजक लिख कर दिखाया -3y², इसमें y² ये आपका चर है, इसका गुणांक कितना आएगा, -3 आएगा, क्योंकि इसके साथ गुणा क्या है, -3 है। चिन्हों को भी आप ध्यान में दोगे, ठीक है, y² का गुणांक कितना आ जाएगा, y² का गुणांक आपका आ जाएगा -3। आ रही बात समझ में। जब आप गुणांक समझ गए तब यहाँ पर आप पहुंचोगे पद पर। ठीक है, पद को भी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पद की कोई वैसे ही आपकी जनरल कोई डेफिनेशन आपको मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे समझ लीजिए, जब बीजीय व्यंजक को, ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा बीजीय व्यंजक को या एक ही बीजीय व्यंजक को धन या ऋण से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जितने बीजीय व्यंजक आपस में जुड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, ताकि ऊपर आपको समझाने पे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने 2 बीजीय व्यंजक लिखा, एक लिखा 3x और एक लिखा y, या आपने लिखा 3x + 2। ठीक है, अब दोनों बीजीय व्यंजक कैसे हैं, एक बीजीय व्यंजक हमने लिखा 2x, ठीक है, और दूसरा बीजीय व्यंजक मैंने लिख दिया 3। अब आप बोलोगे सर ये बीजीय व्यंजक कहाँ है, इसमें तो चर है ही नहीं, जबकि आपको बताया गया कि जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें चर और अचर दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप मेरे बच्चे यहाँ पर चर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, आप 3 को ले सकते हो 3 × 1, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि 3 × 1 = 3 आएगा। और आप 1 को ले सकते हो x⁻0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर आप 0 कर देते हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप मतलब 3 को क्या ले सकते हो, 3 को ले सकते हो 3 × x⁻0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी और 3 × 1 = 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका अचर है और ये चर है, दोनों गुणा से जोड़ा गया है, तो ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो ये आपका बीजीय व्यंजक 1 हो गया, क्योंकि इसमें भी एक चर और एक अचर को जोड़ा गया है गुणा से, और ये भी बीजीय व्यंजक हो गया, इनके बीच में हमने लगा दिया धन। तो 2 बीजीय व्यंजक हैं जिनको धन या ऋण से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर कितने पद हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे। ठीक है, 2 पद हो जाएंगे। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 3x² + 5x + 6। यहाँ पर देखिए 3 बीजीय व्यंजक हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों धन और ऋण से जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर धन से जोड़े गए हैं। तो जितने बीजीय व्यंजक होंगे धन और ऋण के इधर, ठीक है, उन्हीं को हम पद बोलते हैं। तो 1, 2 और 3, इसमें कितने पद आ गए, 3 पद आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल तीसरा समझिए, मैंने लिखा 5x, इसमें एक ही बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो ये आपका 1 पद वाला बीजीय व्यंजक है। बात में आ गई। जब बीजीय व्यंजक आप समझ गए, बीजीय व्यंजक के पद समझ गए, तो बीजीय व्यंजक के प्रकार भी आप समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि बीजीय व्यंजक के प्रकार पदों के आधार पर ही हम लिखेंगे। ठीक है,
बस में आ रही है। नेक्स्ट हेडिंग, ये हमारी पांचवी हेडिंग थी। छठी हेडिंग है हमारी बीजीय व्यंजक के प्रकार। बीजीय व्यंजक के प्रकार, ये पदों के आधार पर है। पदों के आधार पर इसको हम तीन प्रकार में बांटेंगे। पहला एक पदीय। एक पदीय बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे आपका ये 5x, ठीक है। द्विपदीय। द्विपदीय ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें दो पद होते हैं, जैसे आप इसको ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब 2x + 3 ले लिया। तीसरा होता है त्रिपदीय। त्रिपदीय ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें तीन पद होते हैं, जैसे 1 2 3, तीन पद वाला ये दिख रहा है, ये आपका त्रिपदीय है। 3x² + 5x + 6, ये आपका एक त्रिपदीय व्यंजक है, ठीक है। बीजीय व्यंजक भी हो गया और बीजीय व्यंजक के प्रकार भी हो गए। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडेड हेडिंग चलेगी क्या? बहुपद। बहुपद को समझना है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको बहुपद समझ में आएगा, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं बहुपद क्या होता है। जनरली बहुपद एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। अब आप पूछोगे सर कैसे? बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। बहुपद को पहले समझ लो, अभी समझाऊंगा, एक एक चीज मैं इसमें समझाऊंगा, कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगी। बहुपद क्या होता है? बहुपद की पहले परिभाषा सुनिए। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है, जो कि सबसे पहले समझिए, बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जो a0 + a1x + a2x² + ... (an(x)n) इस रूप में होता है, ठीक है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो इस रूप में हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि a0 दिख रहा है, a1 दिख रहा है, a2 दिख रहा है, an दिख रहा है, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वैसे ये चरों के गुणांक हैं, और चरों के गुणांक जो यहाँ पर होने चाहिए वो वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर a0 a1 a2 ... (an) ये वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब आपने देखा, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जो इस रूप में हो, और यहाँ पर a0 a1 a2 और ... (an) वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर एक चीज और गौर करिएगा कि यहाँ पर जो चर है x, ठीक है, इसमें घात कितनी है? 1। इसमें घात x की 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 का आप गुणा कर सकते हो और 1 को आप लिख सकते हो x की घात 0। यहाँ पर x की घात 0 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे आप देखते जाओगे। तो 0 1 2 ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। बस में आ रही है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, तथा जो चरों की घात होनी चाहिए, चरों की घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बस में आ गई? तीन कंडीशन होती है। पहला, यहाँ पर ये इस रूप में हो। दूसरा, यहाँ पर जो आपके इसके गुणांक हो चरों के वो वास्तविक संख्याएं हों। और तीसरा, जो चरों की घातें हों वो पूर्ण संख्या हो, ना तो भिन्न हो ना तो ऋणात्मक संख्या हो, क्योंकि भिन्न और ऋणात्मक दोनों पूर्ण संख्याओं में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मैंने लिखा 4x की घात 2 धन 3x धन 4। एक और चीज समझिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी चर हैं सभी इनके कोफिशिएंट मतलब इनके गुणांक के साथ में गुणा हैं, कहीं भी देखो आप ये भाग में नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर देखो a0 a1 a2 a3 ये सारे क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं में जितने भी नंबर आप जानते हो, चाहे वो +1 -1 +2 -2 रूट वाला नंबर हो, चाहे वो निगेटिव नंबर हो, चाहे वो भिन्न वाला नंबर हो, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याओं में लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर इसकी जगह पर क्या भिन्न अगर आ जाएगा तो वो तो वास्तविक संख्या होगा ही, और उसकी आपको जरूरत भी है। चर का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या ही होना चाहिए, और वास्तविक संख्याओं की जगह पर भिन्न भी आ सकता है। लेकिन भिन्न में मान लीजिए इस टर्म को मैं आपको डिफाइन करूँ, मान लीजिए यहाँ पर a2 की जगह पर एक भिन्न आ गया 1/2, और उसके बगल में लिखा गया है x², या इसी को मैं लिख सकता हूँ x²/2। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी चर गुणा में ही है। ये जो आप 2 देख रहे हो वो एक्चुअली न्यूमरेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तभी तो ये 1/2 इसका गुणांक है, और इसका गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और 1/2 एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। लेकिन चर इसके साथ में गुणा है, और इसकी घात कितनी दी गई? 2 दी गई है। लेकिन अगर मैंने इसी को लिख दिया ऐसे 2/x की घात 2, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चर की घात है वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर चर भाग में आ गया,
तो पहले आप इसको इस रूप में लिखोगे, मतलब अचर के साथ गुणा करोगे। जब अचर के साथ गुणा करोगे ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -2। अब जब यहाँ पर -2 हो जाएगा तब ये आपका एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं। पास में आ रही है? तो ये आपका एक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो घातें इसके, देखो पहली बात तो चर गुणा में है सबकी, और यहाँ पर घात 2, यहाँ पे घात 1, इसमें घात 0, 0 1 2 सभी पूर्ण संख्याएं हैं, चर की घातें पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x, ये भी एक बहुपद है। मैंने लिख दिया 3x² प्लस 9x, ठीक है, ये भी एक बहुपद है। 5x प्लस 2, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि सभी में चरों की घातें एक पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी चर हैं सब गुणा में हैं। तो अगर आप पूछ रहे हो या पूछना चाहते हो कि सर अगर ये सब बहुपद में आते हैं तो बहुपद में कौन से बीजीय व्यंजक नहीं आते हैं, समझिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2/x, ये नॉट एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2/x, तो 2/x एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर चर और अचर भाग से जोड़े गए हैं, तो ये बीजीय व्यंजक तो होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे चर भाग में है, पहले तो इसको हम अचर के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ पे घात कितनी है, 1 है, नीचे हर में एक घात है, जब इसको गुणा करेंगे ऊपर ले जाकर तो इसकी घात हो जाएगी -1। तो यहाँ पर ये जो आपका बीजीय व्यंजक दिखा, इसमें घात कितनी आ गई, -1 आ गई, और -1 चर की घात होनी नहीं चाहिए बहुपद में। बहुपद में सारी हमें घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5, ना तो भिन्न ना तो ऋणात्मक। बस में आ रही है? तो ऐसा अगर कहीं दिख रहा है जिसमें चर क्या हो, भाग में हो, तब वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ √x + 2, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कह सकते हो यहाँ पर कि x की घात तो 1 है, लेकिन मेरे बच्चों समझो, स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की घात 1/2, ये हमेशा ध्यान देना। स्क्वायर रूट या वर्गमूल का मतलब होता है x की घात 1/2 धन 2। यहाँ पर आप देखोगे चर की घात तो आ गई भिन्न में, जबकि आपको चर की घात चाहिए पूर्ण संख्या, मतलब ये आपका एक बहुपद नहीं है। तीसरा आप समझिएगा, जैसे मैंने आपको ये बता दिया और ये बता दिया, और मैंने लिख दिया 5x की पावर -2, तो इसमें तो आपको सीधा सीधा दिया गया है कि चर की घात -2 है, ये तो वैसे भी बहुपद नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तब हम पहुंचेंगे कहाँ पर, बहुपद का मानक रूप। सीधी सी बात है भाई, बहुपद का मानक रूप मतलब ये होता है कि बहुपद में जो चर हैं, ठीक है, उनको अगर घटते क्रम की घातों में या बढ़ते क्रम की घातों में अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, तब जो आपको रूप फाइंड होता है उसको हम बोलते हैं बहुपद का व्यापक रूप। जैसे ये बहुपद का व्यापक रूप है, क्योंकि इसमें देखो घातें 2 1 और 0 घटते क्रम में है। अगर आप बढ़ते क्रम में लिख दोगे तब भी आपका ये मानक रूप कहा जाएगा, ये भी आपका एक मानक रूप है। इसमें भी आप देखो ये भी एक बहुपद का मानक रूप है, लेकिन क्योंकि इसमें चर की घात 2 है फिर 1 है, 2 और 1 आपका घट रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, बहुपद का मानक रूप है। ये तो हो गया आपका बहुपद का मानक रूप। फिर हम देखेंगे बहुपद की घात। ये तो अच्छी हेडिंग है, आपने कहीं सुना भी होगा, समझा भी होगा। बहुपद की घात का मतलब यही होता है मेरे बच्चों कि जो बहुपद दिया गया है उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है, सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8x² + 6x - 3, इसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 2। समझ में आ रही बात हमारी? मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, 9x की घात 3 धन 6x की घात 2 धन 5x धन 2। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है ना, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये बहुपद की घात हो गई। अब उसके बाद पहुंचेंगे बहुपद के प्रकार, सबसे आखिरी हेडिंग। और आज अगर आपको ये वीडियोस के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। और चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना किए हो भैया, जितना समझाया हूँ समझ में आया भी है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप समझिएगा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार होते हैं 3, वैसे तो होते हैं 4, लेकिन आपको यहाँ पर मैं 3 ही बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहला आपका हो गया बहुपद का प्रकार में, पहला प्रकार होता है एक घातीय, है ना, बहुपद के प्रकार। इसमें आता है एक घातीय बहुपद, ठीक है, एक घातीय बहुपद, या इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो या चर की घात 1 हो, या ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, दोनों बोल सकते हो,
ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है, और अधिकतम घात को ही बहुपद का घात बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं या बहुपद की घात 1 हो, ठीक है। तो घात 1 वाला जो बहुपद होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो 2x धन 3, इसमें देखो चर की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पर कोई घात नहीं दिख रही तो x की घात 1 लिख सकते हो, और आगे घात 0 होगी तो सबसे बड़ी घात कितनी आ गई, 1 आ गई, ये रैखिक बहुपद कहा जाता है। दूसरा आप लिख सकते हो 8x, ये भी एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें भी चर की घात 1 है। आई बात समझ में? तो ऐसे और सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। दूसरा टाइप होता है द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। घात 2 का मतलब उसमें चर का, ठीक है, चर का सबसे बड़ी घात जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है, उससे बड़ी कोई घात दिखे नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आप, ठीक है, 2x की घात 2 धन 5x धन 6, ये भी आपका एक बहुपद है जो कि द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बोल दो या द्विघात बहुपद बोल दो, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये द्विघातीय बहुपद है। अगर मैंने सिर्फ एक ही पद लिखा, जैसे मैंने लिखा सिर्फ 9x स्क्वायर या 9x की घात 2, तब भी ये द्विघातीय बहुपद कहा जाता है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 आ रही है। फिर आता है भैया त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो। घात 3 वाला जो बहुपद होता है उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, मतलब चर की अधिकतम घात इसमें आपको 3 मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप उदाहरण ले लीजिए, 2x की घात 3 धन 4x घात 2 धन 3x धन 5, ये आपका एक त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि इस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात है वो 3 है, इससे बड़ी कोई घात नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये 10 हेडिंग जो आपको मैंने पढ़ाई ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गया तो पहली एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसमें आपका पैसा नहीं लगना है, ठीक है, बस आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, यही आपको मिलेगा, ठीक है, फायदा। अब अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।